हेलो एंड वेलकम टू स्टडी मेरे साथ। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूजीसी नेट हिस्ट्री एग्ज़ाम पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और साथ में जो स्टूडेंट यूपीएससी हिस्ट्री प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं। ये सेट 3 है, पहले मैं ऑलरेडी सेट 2 अपलोड कर चुका हूँ, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उन सेट से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 51st क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कौन यात्री 56 पूर्व बौद्ध यात्रियों का विवरण देता है? ऑप्शन ए है इत सिंह, बी है ह्योन सांग, सी है फाहियान, डी चाओ यूं कुआ। तो दोस्तों इसका जो विवरण है 56 पूर्व बौद्ध यात्रियों का विवरण ये दिया था ऑप्शन ए इत सिंह ने। तो इत सिंह एक ऐसा यात्री था जो 671 से लेकर 675 यानी कि 671 से लेकर 675 के बीच में ये समुद्री मार्ग से भारत आया था। और ताम्रलिप्पी एक जगह है साउथ इंडिया में, तो वहाँ पर रुका था। ताम्रलिप्पी में लगभग 3 वर्ष वहाँ पर इसने संस्कृत सीखा। उसके बाद ये 10 साल नालंदा यूनिवर्सिटी में भी रहा, और वहाँ पर इसने 56 पूर्व बौद्ध यात्रियों के ऊपर अपना उनकी जीवनी के बारे में एक बुक लिखी थी, जिसका बाद में अनुवाद तकुस्सम एक राइटर थे तकुस्सम, उसने इत सिंह की बुक का अनुवाद किया था एक टाइटल के साथ। तो कुसुम ने जो बुक लिखी थी उसका टाइटल था ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिज़्म रिलीजन। तो कुसुम एक राइटर से जिसने इत सिंह की बुक का अनुवाद किया था एक टाइटल के साथ। उस बुक का नाम था ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिज़्म रिलीजन। तो उसके बाद ये चाइनी यात्री था, तो ये चाइना में वापस चला गया। ये अपने साथ जाते समय 400 ग्रंथ साथ में ले गया, ठीक है। तो इन ग्रंथ को जब ये चाइना में ले गया, वहाँ जाके इसने 56 ग्रंथ का जो अनुवाद है वो चाइनी भाषा में किया था। तो यहाँ पर इतना इसके बारे में जान लेते हैं। एक नया राइटर है जिसके बारे में आप लोगों को कम पता होगा, चाओ यू कुआं। ये चाइनी यात्री थे। ये लगभग 1225 ईस्वी के बीच में भारत आए थे, और इसने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था चू फान चीन। चाओ यू कुआं ने इस बुक में विवरण दिया था चोलास डायनेस्टी के बारे में इसने लिखा था। तो चोलास का जो जस्टिस व्यवस्था थी ना, उसके बारे में ज़्यादा इसने इस बुक में विवरण दिया है। 52nd क्वेश्चन है, किस यात्री ने मेहर बोज को अरबों का घोर शत्रु बताया? ऑप्शन ए सुलेमान, बी इब्न खुर्द, सी अलबरूनी, डी है अल मसूदी। तो ये सारे के सारे जो लेखक हैं ये मुस्लिम लेखक हैं, ये तो श्योर है। तो इसमें सुलेमान ऑप्शन ए है राइट आंसर। यहाँ पर सुलेमान ने मेहर बोज को अरबों का घोर शत्रु बताया था। तो सुलेमान कौन थे? तो सुलेमान एक 9th सेंचुरी में भारत में आए थे। गुर्जर प्रतिहार शासक मेहर बोज और राष्ट्रकूट शासक का जो एक फर्स्ट शासक था अमोघ वर्ष, उसके शासनकाल में ये भारत आया था। तो इसने चाइना से लेकर के इराक की यात्रा की थी, और इसने अपनी बुक लिखी थी सिलसिलतुत तवारीख। तो इसमें इसने चाइना का जो विवरण था सारा उसमें दिया, और मेहर बोज के बारे में इसने इसी बुक में लिखा था कि ये मुसलमानों का घोर शत्रु है। यदि बात करें इब्न खुर्द की, इसने एक बुक लिखी थी किताबुल मसालिक वल ममालिक। तो इसमें इसने मार्गों और जो उसकी स्टेट्स की जो बाउंड्री लाइन थी, ये कह सकते हैं कि जो मैप था, मैप के ऊपर इसने एक बुक लिखी थी इब्न खुर्द ने। इस बुक का नाम था किताबुल मसालिक वल मसालिक, ठीक है। तो आगे बात करते हैं अलबरूनी की। अलबरूनी आया था महमूद गजनी के साथ भारत में लगभग 1018 ईस्वी से लेके 1019 ईस्वी के बीच में। तो ये कंबोज अभियान जब उसने किया था महमूद गजनी ने, तो ये इसको साथ में लेके आए थे अलबरूनी को। अब बात करते हैं अल मसूदी की। अल मसूदी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुस्लिम लेखक है जिसके बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। इसको एक उपाधि मिली थी जिसका नाम था अरब का हेरोडोटस। इसे कहते हैं अरब का हेरोडोटस। ये बगदाद का निवासी था अल मसूदी। ये 10th सेंचुरी में भारत में आया था। तो उस समय 10th सेंचुरी में भारत में महिपाल का राज्य चल रहा था यहाँ पर भारत में। उसके राज्य शासन में ये भारत आया था, और इसने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था मुरजुज जहब। मुरजुज जहब बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। इसके प्रतिहार शासकों के बारे में इसने उसमें बयान किया है, तो इस बुक को याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। अरब का हेरोडोटस किसे कहते हैं? अल मसूदी को। ये भी एक पॉइंट बनता है और क्वेश्चन इससे अक्सर पूछा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। सो दोस्तों यहाँ पर यदि आप मेरी इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन है टेलीग्राम, आप उसको डाउनलोड करिए, वहाँ पर जाके सर्च करिए @study हमारे साथ। वहाँ पर आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में एक बेल आइकन की घंटी होती है उसको जरूर दबा देना।
तो ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ हर वीडियो में। मेरी वीडियोस को आप देखेंगे, लास्ट तक वीडियो को देखना और लाइक और शेयर जरूर कर देना ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा हो सके। 53rd क्वेश्चन है, अरब यात्रियों ने किन शासकों की तुलना विश्व के 4 शासकों से की है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, ऑप्शन सी पाल और ऑप्शन डी है चोल शासक। तो राष्ट्रकूटों के बारे में अरब यात्रियों ने तुलना की है कि ये विश्व के 4 शासकों के बराबर शासक करे। तो इनका शासनकाल राष्ट्रकूटों का आपने देखा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। तो साउथ इंडियन शासक थे, सबसे फेमस शासक रहे हैं राष्ट्रकूट। ठीक है, तो 54th क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ सुमेलित नहीं बताना है, पुस्तक हैं और लेखक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट सीरीज़, ये मैक्स मूलर ने लिखी थी, ये सही ऑप्शन है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्मिथ के द्वारा लिखी गई थी। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये मैकाले ने नहीं लिखी थी। और मुरतुज जहब मैंने आपको बताया पीछे ही क्वेश्चन में, आलम सूदी के द्वारा लिखी हुई बुक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 यहाँ गलत हो जाएगा। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया मैकाले ने नहीं लिखी, तो किसने लिखी थी? इसको लिखी थी जेम्स मिल्स ने, जेम्स मिल ने। तो यहाँ पर याद रख लेना, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55th क्वेश्चन है, ऑप्शन 1 है अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, सही है। ऑप्शन 2 प्राचीन तिथियों का अध्ययन पॉलियोग्राफी कहलाता है, ये भी सही है। और थर्ड ऑप्शन है सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। न्यूमिस्मैटिक को सिक्कों के अध्ययन के बाद कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन है भारत का मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिंसेप थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। जेम्स प्रिंसेप ही मुद्रा शास्त्र के जनक थे, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो अभिलेख हैं, मुद्राएं हैं, उसको इंस्क्रिप्ट किया था, उनकी भाषा को पढ़ा था। तो ये जेम्स प्रिंसेप जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, इन्होंने 1837 में सबसे पहले जो अशोक के शिलालेख हैं उनके बारे में उसको डिसाइफर किया था। तो यहाँ पर सभी सत्य हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है इसका। 56 क्वेश्चन है, ऑप्शन 1 है जूनागढ़ अभिलेख चंपू शैली और विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यवन राजदूत हॉलियोडोर्स का विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है, यह भी ऑप्शन सही है। विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा छत्तीसगढ़ के मल्हार से मिली है, यह भी ऑप्शन सही है। इहोल अभिलेख भगवान शिव की स्तुति से प्रारंभ होता है, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन 4 गलत है। इहोल अभिलेख जो कर्नाटक में पड़ता है, बादामी के निकट बीजापुर के पास, तो ये इहोल अभिलेख थोड़ा सा मैंने पीछे एक क्वेश्चन में आपको बताया था, इसकी रचना जो रवि कीर्ति ने की थी। तो ये पुलकेशिन द्वितीय ने अपनी विजय जो उसने हर्षवर्धन को हराया था, तो उसके बारे में यहाँ पर विस्तृत जानकारी दे रखी है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 केवल डी। निम्नलिखित को सुमेलित करें, अभिलेख दिए हैं और उसके साथ लेखक दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 है अशोक के अभिलेख जो है चापड़, ये बिल्कुल सही है, चापड़ के द्वारा सीधा सीधा मिलान हो जाता है यहाँ पर। यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख वासुल, ये वासुल ने लिखा था। और कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख वत्सभट्टी, बिल्कुल करेक्ट है, वत्सभट्टी के द्वारा ही कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख लिखा गया था। तो इहोल अभिलेख लिखा था रवि कीर्ति ने, जो मैंने पीछे आपको क्वेश्चन में बताया। तो ये सीधे सीधे मिले हुए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस में देखते हैं, ए में 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन 1 यहाँ पर सही है। 58th क्वेश्चन है, कलचुरी नरेश गंगदेव विक्रमादित्य के सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है? ए ऑप्शन लक्ष्मी, बी में दुर्गा, सी उमा और डी ऑप्शन है शिव पार्वती का। तो जो कलचुरी नरेश थे ना गंगदेव विक्रमादित्य, उन्होंने अपने सिक्कों पर माता लक्ष्मी जी का जो अंकन किया हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, इसका राइट आंसर लक्ष्मी। 59th क्वेश्चन है, पूर्व भाग पर दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता के पृष्ठ भाग पर अंकन किस वंश की मुद्राओं की विशेषता है? ए है पंचाल, बी औदुंबर, सी यौधेय या डी कोनिंद। तो मैंने एक वीडियो पहले भी एक अपलोड की थी, उसमें मैं इसमें डिटेल में समझाया था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए पंचाल। तो पंचाल राज्य की जितनी भी मुद्राएं थी, उनके पृष्ठ भाग में जो देवता थे ना, उसका नाम राजा के नाम के से अनुरूप बिल्कुल रखा हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, इसका राइट आंसर पंचाल। 60वां क्वेश्चन है, ऑप्शन 1 है सुनेत से योद्धाएं की मुद्राएं मिलती हैं, ऑप्शन 1 सही है बिल्कुल। 2 ऑप्शन है चौहान रानी सोमल देवी की रजत मुद्राएं मिली हैं, बिल्कुल सही है। विशल प्रिय मेहर भोज द्वारा जारी किया सिक्का था, ये गलत है। ऑप्शन 4 है एक स्वर्ण 80 रत्ती के बराबर होता था, बिल्कुल सही है। तो सत्य कथन हमने यहाँ बताना, यहाँ पर 3 ऑप्शन सही हैं, तो तीनों के तीनों ऑप्शन सी में मिलते हैं, 1, 2 और 4। तो यहाँ पर सी आंसर इसका राइट आंसर है। 61st क्वेश्चन है, सबसे पहली बार उमा पशुपत धर्म एवं हरिहर प्रथम के स्वरूप का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? ऑप्शन ए है होविक्स के,
ऑप्शन 2 है चंद्रगुप्त द्वितीय के, ऑप्शन सी कनिष्क द्वितीय और ऑप्शन डी है मेहरकुल के। तो यहाँ पर मैंने पीछे आपको पढ़ाया था, हुविक्स के सिक्कों पर पशुपात धर्म, हरिहर प्रथम और स्वरूप के अंकन जो सिक्कों पर मिलते हैं तो मिलते हैं ये हुविक्स के सिक्कों पर, और यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो 62nd क्वेश्चन है, शिव पार्वती का अंकन किसकी मुद्राओं पर मिलता है? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, बी मेहरकुल, सी हर्षवर्धन या डी योधेय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर सिक्कों के बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार बार आने वाले क्वेश्चंस हैं, तो इनको याद कर लेना ध्यान से। हर्षवर्धन जो शिवजी और पार्वती के उपासक थे, उनकी जितनी भी ज़्यादा सिक्के उन्होंने डेवलप किए थे तो उसके ऊपर शिवजी और पार्वती की मूर्तियों का अंकन किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 63rd क्वेश्चन है, सर्वाधिक हिंदू देवी देवताओं का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट किया एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग के लिए। तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए है हुविक्स के, क्योंकि जो हिंदू देवी देवताओं के मैक्सिमम सिक्के थे वो हुविक्स के द्वारा ही चलाए गए थे। यहाँ पर ऑप्शन बी अपोलो डॉट्स, कनिष्क द्वितीय और मेहरकुल हैं। तो इन्होंने इनके जो ज़्यादा सिक्के हिंदू देवी देवताओं के अलग औरों की भी हैं, लेकिन सबसे जो मैक्सिमम सिक्के जो थे ना हिंदू देवी देवताओं के, तो वो हुविक्स के ही थे। यहाँ पर राइट आंसर है ए। 64 क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सिक्के किस काल में मिलते हैं? ऑप्शन ए है मौर्य युग, बी है मौर्य उत्तर युग, सी है गुप्त युग या डी है गुप्त उत्तर युग। मौर्य युग जो मौर्य युग चल रहा था, या मौर्य उत्तर युग जो मौर्य उत्तर युग के बाद का जो युग आया था वो, या फिर गुप्त युग या फिर गुप्त युग के बाद का युग जो गुप्त उत्तर काल कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है मौर्य उत्तर युग, क्योंकि मौर्य युग के बाद का जो युग था मौर्य उत्तर युग, उस काल में ज़्यादा करके जो सर्वाधिक सिक्के उसी काल में चलाए गए थे। यहाँ पर राइट आंसर है बी। 65वां क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम मुद्राएं अहात सिक्के ये किस धातु के हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इसकी धातु के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अहात सिक्कों के ऊपर हर एग्ज़ाम एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है। ऑप्शन ए है अधिकांश चांदी की और कुछ तांबे की, ऑप्शन बी है केवल चांदी के थे सारे के सारे, ऑप्शन सी है केवल तांबे के थे, और ऑप्शन डी है चांदी, तांबा और स्वर्ण का। तो यहाँ पर आप लोगों को इसका आंसर कन्फ्यूजिंग किया हुआ है एग्जामिनर ने ऑप्शंस में। तो अधिकांश सिक्के जो थे ना वो चांदी के और कुछ तांबे के थे, ना वो केवल चांदी के ही नहीं थे, बिल्कुल तांबे के भी प्योर नहीं थे, और स्वर्ण का तो उसमें कोई नाम नहीं था। तो ज़्यादा जो अधिकांश सिक्के थे यहाँ पर उसने पूछे हैं किस धातु के हैं, तो चांदी के और कुछ तांबे के थे। यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 66वां क्वेश्चन है, ऑप्शन ए है कनिष्क के सिक्कों पर आद्राक्षों का देवी का अंकन हुआ है। तो कनिष्क के जितने सिक्के थे उस पर आद्राक्षों देवी का अंकन हुआ, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2 में पूछा है चौलों के सिक्कों पर ढेर धवलेश्वरम से मिलता है, चौलों के सिक्कों का ढेर धवलेश्वरम से मिलता है, ये भी सही है। औदुंबर मुद्राओं पर राजा जन का एक साथ उल्लेख मिलता है। तो औदुंबर की मुद्राएं के बारे में मैंने पीछे बताया है, उसमें राजा और जो लोग थे वहाँ के लोकल उनका एक साथ उल्लेख मिलता है, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन 4 में पूछा है अगस्त्य कलीज के सिक्कों पर कृष्ण और बलराम की कृतियों का अंकन मिलता है, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन में 1, 2, 3 और 4। 67वां क्वेश्चन है, सीसा का सिक्का किसने चलाया था? ऑप्शन ए है सातवाहनों ने, ऑप्शन डी है हिंद यवन स्ट्रैटो द्वितीय, ये नाम याद कर लेना ने, और ऑप्शन सी है मौर्यों ने, ऑप्शन डी है नंदों ने। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो यूजीसी नेट हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं उनको इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग किया है उसने ऑप्शंस को दे के नीचे। तो ज़्यादा सिक्के जो मैक्सिमम सिक्के जो चलाए थे वो तो ऑप्शन यदि आता तो आता सातवाहनों ने, ऑप्शन 1 यहाँ पर सही होता, लेकिन यहाँ पर उसने दिया है ऑप्शन ए में 1 और 2, बी में 2 और 3, सी में 3 और 1, और डी में 4 और 1। यहाँ पर देखो कितना कन्फ्यूज़ कर दिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्रिक से करना पड़ेगा आपको। तो मैक्सिमम सिक्के जो चलाए थे वो तो सातवाहनों ने चलाए थे, और कुछ सिक्के जो थे ना वो हिंद यवन शासकों ने भी चलाए थे, और हिंद यवन शासकों में भी एक स्ट्रैटो द्वितीय उसने चलाए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं, ये दोनों ऑप्शन ए में आते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है इसका। 68 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वास्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है? ऑप्शन 1 है मानसार, बी है समरंगन सूत्रधार, और ऑप्शन सी है म्यामत, ऑप्शन डी है महावस्तु। तो जो वास्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है ये है महावस्तु, ये वास्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर है। 69वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व की वर्णमाला कहते हैं? यहाँ पर 4 दिए हुए, एक सिक्के हैं, मृदभांड, अभिलेख और उपरोक्त में से कोई नहीं है। तीनों में से किसे हम
ये कैसे ना वर्णमाला जो कॉन्टीन्यूसली सबसे ज़्यादा जिसके बारे में किसी से पता चलता है, हमें पुरातत्व जो स्रोत हैं उनकी डिसाइफर करके जिसके बारे में पता चलता है, तो सिक्के भी हैं, अभिलेख भी हैं और मृद भांड भी हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। तो मृद भांड सबसे ज़्यादा मिले हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा पुरातत्व स्रोतों के बारे में पता चलता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर है। 17वां क्वेश्चन है, ऑप्शन 1 है चित्रधूसर मृद भांड द्वितीय नगरीकरण से संबंधित मृद भांड हैं। ऑप्शन 2 है NBPW मृद भांड लोहकालीन मृद भांड है। ऑप्शन 3 है ददेरी पंजाब एक ऐसा स्थल है जहाँ से चित्रधूसर मृद भांड मिले हैं। ऑप्शन 4 है NBPW सभी मृद भांडों में से सर्वश्रेष्ठ है। और उपरोक्त कथन में से सत्य कथन बताना है यहाँ हमने, तो जहाँ पर ऑप्शन 1 है चित्रधूसर मृद भांड द्वितीय नगरीकरण से संबंधित है मृद भांड है, ये गलत है। और NBPW मृद भांड लोहकालीन मृद भांड है, ये भी गलत है। दधेरी पंजाब का एक स्थल है यहाँ से चित्रधूसर मृद भांड मिले हैं, ऑप्शन 3 सही है। और NBPW सभी मृद भांडों में से सर्वश्रेष्ठ है, ये भी सही। ऑप्शन 3 और 4 यहाँ पर एक में है, ए इसका राइट आंसर है। 71 क्वेश्चन है, चाओ यू कुआं का यात्रा विवरण निम्न में से किस राजवंश पर प्रकाश डालता है। ऑप्शन ए है चोल, ऑप्शन बी है चालुक्य, ऑप्शन सी है पल्लव, ऑप्शन डी है पांड्य। तो चाओ यू कुआं ये 1225 ईस्वी में भारत आए थे, ये चोल राज में आए थे। तो चोल राज्य के बारे में, चोलास के बारे में इसने अपनी बुक लिखी थी, उसमें विवरण इसने दिया है। मैंने पीछे एक क्वेश्चन में आपको इसको एक्सप्लेन किया है, तो इसी वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। 72 क्वेश्चन है, ऑप्शन 1 है गुप्त संवत का सबसे पहली बार प्रयोग प्रयाग प्रशस्ति में हुआ, ये बिल्कुल गलत है ऑप्शन। ऑप्शन 2 है गुप्त संवत एवं वल्लभी संवत अभिन्न है, गुप्त संवत और वल्लभी संवत अभिन्न है, ये बिल्कुल सही है, ये अभिन्न है, बिल्कुल अलग अलग है गुप्त संवत और वल्लभी संवत। ऑप्शन 3 है लक्ष्मण संवत का प्रचलन कश्मीर में होता है, ये भी सही ऑप्शन है। और कॉलम संवत 825 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, ये गलत है, कॉलम संवत 825 ईस्वी से प्रारंभ नहीं हुआ था। यहाँ पर 2 ही ऑप्शन सही हैं इसके, ऑप्शन बी राइट आंसर इसका 2 और 4। 73 क्वेश्चन है, कौन सा राजा गुप्त संवत के वर्ष 56 में से सिंहासन रूढ़ हुआ। ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ये 375 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक सिंहासन रूढ़ रहा, तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 74 क्वेश्चन है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की तिथि 150 ईस्वी है, इसे शक वर्ष में बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है 72 ईयर्स और ऑप्शन बी है 78 AD और सी ऑप्शन है 70 AD और ऑप्शन डी है 80 AD। तो यहाँ पर शक वर्ष शुरू कब हुआ था, ये शक वर्ष शुरू होता है 78 AD से, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। जो भारतीय कैलेंडर है हमारे देश का जो कैलेंडर चलता है शक संवत से ही चलता है, इसी से हमारी डेट्स आगे चलती हैं। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की तिथि 150 ईस्वी जब बताएंगे तो शक वर्ष में इसको कैसे बताएंगे, तो इसमें से 150 में से यदि हम 78 माइनस कर दें तो बच जाता है 72 ईयर्स, ये 72 AD इसका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है इसका। 75 क्वेश्चन है, एक लंबे अंतराल के बाद निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। ऑप्शन ए है गंगदेव ने, बी है गोविंद चंद्र ने, सी है कर्ण या डी कीर्तिवर्मा ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, गंगदेव जो राजा थे ना उसने काफ़ी लंबे अंतराल के बाद सोने के सिक्के चलाए थे। तो दोस्तों ये टोटल 75 क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में से, जो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और इसका यदि PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी हमारे साथ को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ अगले सेट के लिए आप फिर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू सो मच बाय वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए ग्रेट डे।